सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द चैलेंजेस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या मेजर चैलेंजेस हैं, और कई सारे चैलेंजेस हैं, एक एक करके देखते हैं। एक जो बड़ा चैलेंज है वो है लैंड डिग्रेडेशन, बिकॉज हमारे एग्रीकल्चर में मैसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स देखने को मिलता है। फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, और ये जो केमिकल्स हैं इनको बिना सोचे समझे मैसिव स्केल पे यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। इसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लैंड है उसमें डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो एक मेजर चैलेंज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या है, लैंड डिग्रेडेशन। और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। एक तो जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, कि फर्टिलाइजर्स को जुडिशियसली यूज़ करो, सोच समझ के यूज़ करो, जितना ज़रूरी है उतना यूज़ करो, सॉइल हेल्थ के अकॉर्डिंग यूज़ करो, ओवर यूज़ मत करो, मैसिव स्केल पे यूज़ मत करो। और दूसरा बायोकेमिकल्स को यूज़ करो, फर्टिलाइजर्स को यूज़ मत करो, पेस्टिसाइड्स को यूज़ मत करो, बायोकेमिकल्स जैसे मैन्योर को यूज़ करो, जैसे कंपोस्ट वगैरह को यूज़ करो। तो एक मेजर चैलेंज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या है, लैंड डिग्रेडेशन। दूसरा मेजर चैलेंज है स्मॉल पर कैपिटल लैंड होल्डिंग्स, और ये मेरे हिसाब से हमारे एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे कंट्री में लार्ज स्केल पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे फार्मर्स जिनके पास में 1 बीघा ज़मीन है, जिनके पास में 2 बीघा ज़मीन है। और खुद सोच के देखो, जिसके पास में 1 बीघा ज़मीन है, जिसके पास में 2 बीघा ज़मीन है, वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेगा या नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है। बिकॉज उसकी पूरी लड़ाई है सर्वाइवल की, कि सब्सटेंस के लिए एग्रीकल्चर हो जाए। वो ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा, वो मॉडर्न इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं लगाएगा। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स देखने को मिलता है, इनका कल्टीवेशन अपने आप में अनइकोनॉमिकल होता है, और इस फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स की वजह से हमारा एग्रीकल्चर ट्रू सेंस में मॉडर्नाइज नहीं हो पाता है, ट्रू सेंस में मैकेनाइज नहीं हो पाता है। तो ये स्मॉल पर कैपिटल लैंड होल्डिंग्स अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे एग्रीकल्चर का। तीसरा, नेग्लेक्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन। हमारे जो फार्मर्स हैं वो अभी भी नए और मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू ही खेती को करना चाहते हैं, जैसे मोनोक्रॉपिंग करेंगे, साल दर साल सेम क्रॉप को उगाएंगे, ना तो कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, ना कोई मॉडर्न वे ऑफ एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करेंगे, ना कोई क्रॉप रोटेशन जैसी नई चीज़ों को ट्राई करेंगे। उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे सरकार भी थोड़ा सा लैग करती है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों के बीच में जानकारी नहीं है, फार्मर्स को एडुकेट नहीं किया जा रहा है इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को लेके, इन मॉडर्न प्रैक्टिसेस को लेके। तो ये जो कमी है ये भी अपने आप में बहुत नेगेटिवली इम्पेक्ट करती है हमारे एग्रीकल्चर को। फिर इनएडुकेट इरिगेटेड फैसिलिटीज़। आज भी हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है वो रेन फेड है, वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। आज भी हमारे एग्रीकल्चर में, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। और दूसरा, जो मॉडर्न इरिगेशन की टेक्निक्स हैं उनको एडुकेटली अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, उनको एडुकेटली प्रमोट नहीं किया जा रहा है। फिर यूज़ ऑफ पुअर क्वालिटी सीड्स। जब हमने सीड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि आज भी हमारा जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर है वो फार्म सीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अनइम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो अनइम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सीड्स है ये ओवर द काउंटर बिकता है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। ज़रूरत क्या है अगर हमें ट्रू सेंस में एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, तो एडवांस वेराइटीज़ ऑफ सीड्स को प्रमोट किया जाए। सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है कि ये जो सीड्स का सेक्टर है इसमें R&D को प्रमोट किया जाए। एक बड़ा चैलेंज है फार्मर्स के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी। बहुत सारी स्कीम सरकार ने चलाई हुई हैं, KCC वगैरह चलाए हुआ है, उसके बावजूद फार्मर्स के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी, पैसे की अवेलेबिलिटी आज भी मेजर चैलेंज है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि इंडियन फार्मर इज अ पेरेनियल डेटर, कि वो पूरा साल ही कर्जे में रहता है। फसल अच्छी आएगी तो भी, फसल खराब आएगी तो भी, बिकॉज हमारे यहाँ पे ये जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। ये कोई ऐसा लंबा चौड़ा मार्केट के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। इनकी पूरी लड़ाई तो इस चीज़ की है कि सर्वाइवल के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए एग्रीकल्चर हो जाए। तो पूरा साल ही ये कर्जे में रहते हैं।
तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी एक मेजर चैलेंज है हमारे एग्रीकल्चर का। फिर लेबर प्रॉब्लम अब देखने को मिलने लगी है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। अर्बन एरियाज़ में जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो छोटे मोटे काम हैं, उनमें भी वेजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनमें ज़्यादा पैसा मिलता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल लेबर की स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है विलेजेस में। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत बड़ी समस्या है। आपने खेती की, आपने हार्वेस्ट कर लिया, आपने फसल काट ली, लेकिन उस फसल को मार्केट तक पहुंचाने के लिए ना तो प्रॉपर रोड्स हैं, ना प्रॉपर मार्केट ही है, और कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर आइटम्स होते हैं जिनको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स की ज़रूरत होती है, और हमारे कंट्री में बड़ी सीवियर कमी है कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स की। या अगर सिंपल लैंग्वेज बोल दें तो हमारे यहाँ पे बहुत सीवियर कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस पे सरकार काम कर रही है और सिग्निफिकेंटली काम करने की ज़रूरत है। और फाइनली फ्लक्चुएशन इज़ कॉमन इन एग्रीकल्चरल प्राइजेस। हालांकि सरकार मदद करती है, सरकार एमएसपी भी डिक्लेयर करती है, सरकार प्रोक्योरमेंट प्राइस भी देती है, सरकार शुगर केन के लिए एफआरपी भी देती है, लेकिन इस सब के बावजूद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है उसमें खूब सारा प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और ये वो सारे चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से ट्रू सेंस में हमारा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा, हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नहीं हो पा रही है। जबकि हम उन कुछ कंट्रीज़ में से हैं जिनके पास में सबसे बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सबसे बेस्ट सॉइल कंडीशंस हैं एग्रीकल्चर को करने के लिए। लेकिन हाँ, ये मेजर चैलेंजेस हैं जिन पे हमें बहुत सिग्निफिकेंटली काम करने की ज़रूरत है। और ये टॉपिक ऐसा है जिसको आपको खुद को लिखना चाहिए। ये तो किताब में दिया हुआ है तो हमने पढ़ लिया, बाकी पूरा चैप्टर ही हमने पढ़ लिया है, कंक्लूजन की तरफ है। ये सारे चैलेंजेस, ये सारी समस्याएं आपको ऑलरेडी दिखनी चाहिए। एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं। लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्मॉल पर कैपिटल लैंड होल्डिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं करना, मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं करना, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स हैं, क्रेडिट अवेलेबिलिटी आज भी फार्मर्स के लिए चैलेंज है। अब तो लेबर का भी प्रॉब्लम देखने को मिल गया है। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइजेस में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ये मेजर चैलेंजेस हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से और याद से कर दिया करो, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये सब कुछ फ्री है आपके लिए। अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन पर क्लिक कर लो, या फिर अगर चाहो तो QR कोड को स्कैन करके भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अच्छा, चैलेंजेस के बाद बात आती है अबाउट डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम रिपोर्ट के बारे में। डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम रिपोर्ट, इसकी कहानी क्या है? 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल एक्सपर्ट कमेटी बनाई। 2016 में सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर अशोक दलवाई। और इस कमेटी को काम दिया गया था कि भाई स्टडी करो कि कैसे फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सकता है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 2018 में और पूरे तरीके से स्ट्रेटजी बताई कि किस तरीके से 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? रिपोर्ट में बोला गया कि हमें 7 सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है अगर हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है तो। और वो 7 सोर्सेज कौन से हैं? देखो, ये 7 सोर्सेज काम किस लिए हैं? बिकॉज एक तो ऑफिशियल रिपोर्ट है, दूसरा आपको भी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि फार्मर्स की इनकम को कहाँ से डबल किया जा सकता है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो किन लाइंस पर बातचीत कर रहे हैं। तो वो 7 सोर्सेज कौन से हैं? एक तो बोला गया
कि हमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये तो बेसिक है कि अगर आपको फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है तो आपको प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, करना ही करना पड़ेगा। दूसरा बोला गया कि हमें लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पिछले ही सेशन में हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो एनिमल है उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम है, तो हमें लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने के ऊपर काम करना है। दूसरा, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम पड़े। कम पैसा लगा के अगर हम ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर पाएँ तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो हमें रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है, जैसे हम ओवर यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का, ओवर यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स का, वो नहीं होना चाहिए। रिसोर्स यूज एफिशिएंसी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। क्रॉप इंटेंसिटी को हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। जहाँ इंटेंसिटी इंक्रीज की जा सकती है वहाँ ज़्यादा करो, जहाँ नहीं की जा सकती है वहाँ तो फिर बात ही अलग है। डाइवर्सिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है टू दी हाई वैल्यू क्रॉप्स। जैसे हम फोकस करें हॉर्टिकल्चर के ऊपर, हम फोकस करें लाइव स्टॉक के ऊपर, हम फोकस करें फिशरीज़ के ऊपर, हम फोकस करें बी कीपिंग वगैरह के ऊपर, तो हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। और सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स में नहीं, क्रॉप्स के मामले में भी। जैसे हमारा ज़्यादातर फोकस है राइस के ऊपर, वीट के ऊपर, लेकिन और भी तो क्रॉप्स हैं। आपके पास कॉटन है, आपके पास पल्सेस हैं, आपके पास मेज़ है, उन सब के ऊपर भी फोकस करो। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे एग्रीकल्चर को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने के लिए। फिर रियल प्राइसेस में इंप्रूवमेंट लेकर आओ। फार्मर को जब पैसा मिलेगा प्रॉपर अपनी फसल का तो वो खुशी खुशी कल्टीवेशन भी करेगा। तो जो रियल प्राइसेस मिल रही हैं फार्मर्स को, उनमें भी इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हमें फार्म से नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर के साथ में बहुत सारा अलाइड सेक्टर भी होता है, उस अलाइड सेक्टर के ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अब देखो, ये जो सातों सोर्सेज हैं इनकम के, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक रिदम में पता होना चाहिए। बिकॉज जब आप आंसर लिखते हो एक रिदम में तो उस आंसर की वैल्यू बनती है। तो 7 सोर्सेज क्या बताए? क्रॉप प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करो, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करो, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान दो, वेस्टेज को कम करो, क्रॉप इंटेंसिटी को इंक्रीज करो, डाइवर्सिफिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, फार्मर को उसकी रियल प्राइजेस मिलनी चाहिए, और हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है फार्म से नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस की तरफ। और ये जो कमेटी है, इस कमेटी की मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी? एक तो कमेटी ने बोला कि नीति आयोग का जो मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट है, इसको सभी स्टेट्स को और सभी यूटीज को कंपल्सरीली अडॉप्ट करना चाहिए इन अ टाइम बाउंड मैनर, ताकि कल्टीवेटर और जो ओनर है लैंड का, उसके बीच में जो पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट होने की, उस पॉसिबिलिटी को खत्म किया जा सके। तो मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट, कमेटी ये कह रही थी कि इसको सभी स्टेट्स और यूटीज को कंपल्सरीली अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट बोला गया कि एग्रीकल्चर में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज किया जाए, और उसको किया जाए 4% ऑफ जीडीपी तक। एग्रीकल्चर में हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बेहद कम है, हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और वही कह रही थी कमेटी। फिर मॉडर्न मशीनरी को अडॉप्ट करो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम्स जैसे ड्रिप है, जैसे स्प्रिंकलर है, उसको बढ़िया इंप्रूव करो ताकि जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो हमारी इंप्रूव हो। एग्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए एग्रीकल्चर करो, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है, उन क्रॉप्स का कल्टीवेशन करो, उस एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दो, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी ग्रोथ हो और हमारा जो एग्रीकल्चर है उसकी भी ग्रोथ हो। एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑटोमेटेड फार्म मशीनरी टूल्स लेकर आओ, और ऐसे टूल्स लेकर आओ जो कि स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए सूटेड हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बेहद छोटी हमने देखा है। तो ऐसे टूल्स लेकर आओ जिनको छोटा फार्मर भी अफोर्ड कर पाए, और उन टूल्स के थ्रू अपने प्रोडक्शन को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए। और इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, कि एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमें मिनिमल अप्रोच को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि कम इनपुट उसमें ज़्यादा आउटपुट मिले। मिनिमल अप्रोच को अडॉप्ट करो, सस्टेनेबल अप्रोच को अडॉप्ट करो,
एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच को अडॉप्ट करो और डिमांड पुल प्रोडक्शन सिस्टम की तरफ ध्यान दो कि जिस चीज़ की डिमांड है उसका प्रोडक्शन करो ना। अगर डिमांड पुल की तरफ ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उसकी डिमांड होगी, चीज़ें खरीदी जाएंगी तो फार्मर को अपनी प्राइसेस मिलेंगी, फार्मर की इनकम ग्रो होगी, इनकम बढ़ेगी। ये जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम रिपोर्ट है, इस पर खूब डिबेट रहा है, इस पर खूब डिस्कशन रहा है, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर था ये कि वो फार्मर्स की इनकम को डबल करना चाहते थे। लेकिन हाँ, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, सरकार आर्ग्यू करती है कि ऐसा हुआ है, वो डिस्कशन चलता रहता है। हमें उससे बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं फिलहाल। हमें फ़िलहाल ये समझना है कि एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस क्या थी, उस रिपोर्ट ने किन चीज़ों के बारे में बातचीत की। जब फार्मर्स की इनकम को कभी क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो इस चीज़ के बारे में बातचीत कर लेंगे कि किस तरीके से इनकम इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। फिर इसके बाद बात आती है कि सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन में हमें और क्या मेजर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो अब हमारे एग्रीकल्चर में हमें और क्या मेजर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हमें एग्रीकल्चर में R&D के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हमें हमारे एग्रीकल्चर में साइंस और बायोटेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। हमें हमारे एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जो कि एनर्जी एफिशिएंट हैं, जो कि वाटर एफिशिएंट हैं। बेसिकली हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, लेकिन उसके लिए हमारा फोकस होना चाहिए R&D के ऊपर, हमारा फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर को साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के साथ में इंटीग्रेट करने के ऊपर। तो एक इम्पॉर्टेंट पिलर क्या हो सकता है अब फ्यूचर के लिए कि हमें R&D के ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरा, हमें प्रमोट करना चाहिए रेनबो रेवोल्यूशन को। हमारी कंट्री में इतने सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं जिनके हमें एडवांटेजेस भी मिले हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि जितने भी रेवोल्यूशंस हुए इनको इंटीग्रेटेड मैनर में, इनको होलिस्टिक मैनर में लॉन्च किया जाए, ताकि इनके जो भी एडवांटेजेस हैं वो कंट्री लेवल पे सबको मिलें, ताकि इनके एडवांटेजेस के थ्रू फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, और साथ ही साथ प्राइस स्टेबिलिटी को भी इंश्योर किया जा सके। जैसे मिल्क रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन वो लोकलाइज्ड है। ज़रूरत क्या है कि अब हम ऐसे मिल्क रिवोल्यूशन, स्वीट रिवोल्यूशन, ये जितने भी ब्लू रिवोल्यूशन, ये जितने भी रिवोल्यूशंस हुए हैं, इनको इंटीग्रेटेड मैनर में, होलिस्टिक मैनर में पूरे कंट्री के लेवल पे लॉन्च करें, ताकि फूड सिक्योरिटी मिल सके, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, और साथ ही साथ प्राइस स्टेबिलिटी को भी इंश्योर किया जा सके। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर क्या है कि हमें रेनबो रिवोल्यूशन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट कि हमें नए और एडवांस वैरायटी के सीड्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। ऐसे सीड्स जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट हों, ऐसे सीड्स जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को झेल सकते हों, ऐसे सीड्स जो कि सैलिनिटी वगैरह को झेल सकते हों। बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। इस क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए हमें नए और एडवांस वैरायटी के सीड्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। और क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, तो इस क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए हमें मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जैसे प्रिसीशन एग्रीकल्चर है। प्रिसीशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि जो डेटा है उस डेटा को स्टडी करो, देखो कि किसी जगह की सॉइल हेल्थ कैसी है, देखो वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स नेचुरली सूटेड हैं, देखो वहाँ पे पिछले कुछ टाइम से कैसा प्रोडक्शन हो रहा है, देखो वहाँ पे कैसे फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जा रहा है। डेटा लो, उस डेटा को एनालाइज करो, उस डेटा के अकॉर्डिंग देखो कि वहाँ पे किस तरीके का एग्रीकल्चर किया जाना चाहिए। और फाइनली हमें फोकस करने की ज़रूरत है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के ऊपर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मतलब कि हमें रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करना है। हमें कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना है, और साथ ही साथ हमें एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आएगा तो फार्मर्स को प्रॉफिट होगा, और साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारा एनवायरनमेंट भी कंजर्व रहे। इसको बुलाया जाता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन में, या ये कहें कि आने वाले टाइम में हमारे एग्रीकल्चर में क्या मेजर रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है कि हमें R&D के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें हमारे एग्रीकल्चर को साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के साथ में इंटीग्रेट करना चाहिए, जोड़ना चाहिए।
दूसरा, हमें रेनबो रिवोल्यूशन को प्रमोट करना चाहिए ताकि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। हमें नए और एडवांस वैरायटी के सीड्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, ऐसे सीड्स जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ में डील कर सकते हैं। और इस क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए हमें मॉडर्न टेक्निक्स को और मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और फाइनली, हमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको खुद लिखना चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। नाम से क्लियर है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया 2010 में। कब इंट्रोड्यूस किया? 2010 में इंट्रोड्यूस किया। किसने इंट्रोड्यूस किया? FAO ने इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का आर्गुमेंट ये है कि हमें एग्रीकल्चर को क्लाइमेट चेंज के डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए मैनेज करना है। ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस नेगेटिव इम्पैक्ट को हमें मैनेज करना है। ये जो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, इनको हमें मिटिगेट करना है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से ही क्लियर है, टू मैनेज एग्रीकल्चर विद डायनामिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेटिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्रोडक्टिविटी। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के एम्स क्या हैं? बट ऑब्वियस सी बात है कि जो क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर ना देखने को मिले, हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो कम ना हो, इनफैक्ट वो इंक्रीज हो। क्योंकि क्लाइमेट चेंज को हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नए टेक्निक्स, हम नए टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर रहे हैं। तो एक एम है कि हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। दूसरा, बट ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसके साथ में हमें अडेप्ट करना है। और तीसरा, ग्रीन हाउस गैसेस को हमें रिड्यूस करना है। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के एम्स क्या हैं कि एक तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो, दूसरा क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करो, और तीसरा ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करो इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स कई सारे हैं कि हमें फार्म्स को मैनेज करना है, क्रॉप्स को मैनेज करना है, लाइव स्टॉक को मैनेज करना है, एक्वाकल्चर को मैनेज करना है। मतलब हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी है। सिर्फ फार्म्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, सभी चीज़ों के ऊपर। फार्म्स के ऊपर भी फोकस करो, उनको मैनेज करो, क्रॉप्स को मैनेज करो, लाइव स्टॉक को मैनेज करो, एक्वाकल्चर को भी मैनेज करो। दूसरा, हमें लैंडस्केप मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के ऊपर भी फोकस करना है। हमें इकोसिस्टम कंजर्वेशन के ऊपर भी फोकस करना है। मतलब जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है उसको भी साथ में लेके चलना है। ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट रिस्क हो सकते हैं, उनको मिटिगेट करने के लिए काम करना है, उनको मैनेज करने के लिए काम करना है। और वाइडर फूड सिस्टम में हमें चेंजेस लेके आने हैं। अभी जो हमारी डिपेंडेंसी है कुछ फूड्स के ऊपर, उनको हमें और डाइवर्सिफाई करना है। और ये जो फूड सिस्टम है इसमें हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। देखो, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट कब लाया गया? 2010 में लाया गया। कौन लेकर आया? FAO लेकर आया। और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि हमें एग्रीकल्चर करना है लेकिन क्लाइमेट चेंज के डायनामिक्स को दिमाग में रखते हुए। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये हमारे एग्रीकल्चर को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, उसके लिए हमें कामकाज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें एग्रीकल्चर करना है। इसको बुलाया जाता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के एम्स क्या हैं कि एक तो हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करते हुए, और दूसरा हमें ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है। एलिमेंट्स क्या हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के कि हमें फार्म्स को मैनेज करना है, क्रॉप्स को मैनेज करना है, लाइव स्टॉक को मैनेज करना है, एक्वाकल्चर को मैनेज करना है। मतलब हमें होलिस्टिक अप्रोच रखनी है। दूसरा, हमें इकोसिस्टम को कंजर्व करना है और लैंडस्केप का भी मैनेजमेंट करना है। तीसरा, क्लाइमेट का जो भी रिस्क है उसको हमें मिटिगेट करना है, मैनेज करना है। और फाइनली, हमें वाइडर फूड सिस्टम में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अच्छा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं? एक तो हमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमें सस्टेनेबल मैकेनिज्म्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अभी हमने बात की है। सस्टेनेबल मैकेनिज्म ऐसे मैकेनिज्म्स जो कि एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करते हैं और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं, उनको बोल सकते हैं अपन सस्टेनेबल मैकेनिज्म्स।
तो हमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल मैकेनिज्म्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। दूसरा, बेहद इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिफाई करो, एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ ध्यान दो, इंटरक्रॉपिंग की तरफ ध्यान दो। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनमें थोड़े से चेंजेस लेकर आओ, मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करो, मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करो, डाइवर्सिफाई करो। तीसरा, बढ़िया वैरायटी के सीड्स, एक से एक बढ़िया वैरायटी के सीड्स जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ में एप्ट हैं, उनको डेवलप करो, उनको इंट्रोड्यूस करो। मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करो ताकि हमारी जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो। फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी को इंक्रीज करो। अभी तो हम रैंडमली फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूरिया पे सब्सिडी है तो बिना सोचे समझे यूरिया को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। लेस कार्बन इंटेंसिव फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का। और हम एनिमल वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको मैन्योर को जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ये भी आपको खुद से ही लिखनी चाहिए कि भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज को दिमाग में रखते हुए एग्रीकल्चर करना है, तो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो सकता है, सस्टेनेबल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, नए ऐसे सीड वेराइटीज़ जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ में एप्ट हैं उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अडॉप्ट करो, फर्टिलाइजर्स की जो यूज़ एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करो, उसको बेहतर करो, ओवर यूज़ मत करो, मिसयूज़ मत करो, लेस कार्बन इंटेंसिव फर्टिलाइजर्स को यूज़ करो, और जो एनिमल वेस्ट है उसको रीयूज़ करो, उसको एग्रीकल्चर में मैन्योर को जैसे यूज़ करो। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। देखो ये सारे ही टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि ये कंक्लूजन है, तो आपको सब में समझ में आएगा कि वही सारी कॉमन चीज़ें लिखी हुई हैं कि सीड्स बढ़िया होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज को मैनेज करना है, मॉडर्न इरिगेशन की टेक्निक्स होनी चाहिए, और यही तरीका है चीज़ों को समझने का। इनको बार बार इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं ताकि आपके दिमाग में ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि हमारे एग्रीकल्चर के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं। वही चैलेंजेस हैं हर जगह पे, वही सॉल्यूशंस हैं, कोई एक दो चीज़ अलग आती है, एक दो नया टर्म आता है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। अच्छा, उड़ीसा की जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे राइस और पल्स को ग्रो किया जाता है क्लाइमेट स्मार्ट मेथड्स को यूज़ करते हुए। तो आप कोट कर सकते हो, लिख सकते हो, पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में राइस और पल्स को उगाया जाता है क्लाइमेट स्मार्ट मेथड्स को यूज़ करते हुए। ये बात हो गई क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। अब बात आती है कि हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में ई टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। देखो, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स लाई गई थी 2007 में। 2007 में, मतलब आज की बात नहीं है, 2007 में ही नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स लाई गई थी, और इसी नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स में बोला गया था कि हमें एग्रीकल्चर में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। मतलब सरकार को तब से ये समझ में आ रहा था कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है एग्रीकल्चर में। और हमें ये समझ में आता है कि ये जो ई टेक्नोलॉजी है इसके बहुत हैवी बेनिफिट्स होते हैं किसी भी सेक्टर में, इंक्लूडिंग फॉर द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर। जैसे ई टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो बेहद ईजी हो गया है। अब वेदर को प्रेडिक्ट करना और उस वेदर प्रेडिक्शन की जानकारी देना बेहद ईजी हो गया है। मार्केट से इंटीग्रेटेड रहना वो ईजी हो गया है। मार्केट प्राइसिंग के बारे में जानकारी करना वो ईजी हो गया है। पेस्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज क्या हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं एग्रीकल्चर को करने की, ये सारी जानकारी अब इजीली अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है? बिकॉज ऑफ ई टेक्नोलॉजी। ई टेक्नोलॉजी छोड़ो, आप गूगल करो, आपको कुछ भी जानना है आप जान सकते हो इन चीज़ों से रिलेटेड। तो ई टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका फ्लो बहुत रैपिड हो गया है, जिसकी वजह से अब लोगों के लिए जानकारी लेना बेहद ईजी हो गया है। दूसरा, प्रिसीशन आ गया है। जैसे अब सेंसर्स आ गए हैं, अब जीपीएस टेक्नोलॉजी आ गई है, अब ड्रोन्स आ गए हैं। तो ये जितने भी ड्रोन्स हैं, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, सेंसर्स है, इनके थ्रू आप अपने क्रॉप की हेल्थ को बेटर मॉनिटर कर सकते हो, सॉइल के मॉइस्चर को बेटर मॉनिटर कर सकते हो, न्यूट्रिएंट कंटेंट को बेटर मॉनिटर कर सकते हो। और जब बेटर मॉनिटर कर पाओगे तो प्रिसाइजली एग्रीकल्चर को भी ढंग से कर पाओगे। एग्रीकल्चरल मशीनरी डेवलप हो रही है, आए दिन मॉडर्न मशीनरी को डेवलप किया जा रहा है। और ये जो मॉडर्न मशीनरी है ई टेक्नोलॉजी की वजह से ये भी हो गया है कि अब इसको रेंट किया जा सकता है, इसको ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। किसी फार्मर को कोई मशीन है रेंट पे लेनी है, जाओ प्लेटफॉर्म पे, उससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म पे रेंट पे ले सकते हो, आप
खरीदनी है, जाओ प्लेटफॉर्म पे, आप खरीद सकते हो। तो ये भी इंप्रूवमेंट आया है। स्पेशल डेटा मैनेजमेंट, स्पेशल डेटा मैनेजमेंट मतलब कि अब ओवर द स्पेस आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का डेटा चाहिए, वो डेटा आपको मिल जाएगा। उस डेटा के हिसाब से आप मैनेज करो, आप देखो कि किस तरीके का एग्रीकल्चर करना है, आप देखो कि वहाँ पे कितनी क्रॉप यील्ड है, आप देखो कि वहाँ के क्या एग्रोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं। जैसे GIS, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है स्पेशल डेटा को मैनेज करने के लिए। इसरो का भुवन पोर्टल है, इस इसरो के भुवन पोर्टल पे GIS की फैसिलिटी है, सैटेलाइट का डेटा है, वेदर की इंफॉर्मेशन है। अब इतना सारा डेटा आपको एक पोर्टल पे मिल रहा है, सारी जानकारी मिल रही है, सारी जानकारी मिल रही है किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में, तो आप उस रीजन में कैसा एग्रीकल्चर करना चाहते हो उसको बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू सारी चीज़ें हो रही हैं। क्रेडिट के लिए एक्सेस, बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कि अब लोन जो मिलता है फार्मर्स को वो इजीली मिल जाता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी है, वेरिफिकेशन आराम से हो जाता है। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को तैयार किया जा सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी है, तो अब जो लोन पे रिस्क है वो भी लोअर हो गया है। जैसे SBI की यूनो कृषि ऐप है, उस पर जाके आप पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को देख सकते हो, जो भी रिक्वायर्ड पेपर्स हैं उनको सबमिट करा सकते हो, बहुत इजीली आपको लोन मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, क्रेडिट अभी भी चैलेंज है, बट अगर कंपैरेटिवली देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये जितनी भी लॉजिस्टिक्स की कंपनीज चल रही हैं, अब इनके लिए कितना ईजी हो गया है कि ये अपने प्रोड्यूस को ट्रैक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कहाँ पे ट्रक की प्रेजेंट लोकेशन। अब कोई ट्रक है जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको ट्रैक करना बेहद ईजी है, जैसे चौपाल वगैरह आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स भी आए हैं। हालांकि हम जब कहते हैं चैलेंजेस, तो चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, अथॉरिटीज़ कुछ नहीं कर रही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि फार्मर्स में भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। फार्मर्स भी इंप्रूव कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ भी काम कर रही हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन हम बहुत नई डेमोक्रेसी हैं, हम बहुत नई कंट्री हैं, हमारे पास में एक लंबी चौड़ी पॉपुलेशन है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। और जब ऐसा होता है तो चीज़ों को आगे बढ़ाने में, चीज़ों को इम्प्रूव करने में एक टाइम पीरियड लगता ही लगता है। वो टाइम पीरियड हमारे एग्रीकल्चर में भी लग रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें और इंटेंसली करने की ज़रूरत है। अच्छा, मेजर टेक्नोलॉजी मिशन इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए हैं एग्रीकल्चर में सरकार के द्वारा? एक तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर लाया गया। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसके थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। मोटा मोटा याद रखो कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसके थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। किसान SMS पोर्टल्स हैं। अब अगर किसी किसान को कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे वेदर रिलेटेड देनी है, सीजन रिलेटेड देनी है, या कौन सी क्रॉप को करना बेहतर है, क्रॉप रिलेटेड देनी है, तो ये जो किसान SMS पोर्टल है, इसके थ्रू मैसेज भेज दिया जाता है किसानों के पास में। गांव में अगर आप जाते होगे तो आप देखते होगे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ये SMS के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वेट करते हैं कि यार पता नहीं क्या वेदर प्रेडिक्शन है, अगले साल का पता नहीं क्या बता रहे हैं या अगले महीने का क्या बता रहे हैं। तो इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप, अब आपको अगर अपने क्रॉप के ऊपर इंश्योरेंस चाहिए तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना देना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, कितना लोन अमाउंट कवर किया जाएगा, कितना कवरेज अमाउंट है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाती है क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के थ्रू। अब आपको बैंक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ ऑनलाइन अवेलेबल हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM बड़ा इंपॉर्टेंट, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ये जो ENAM है ये APMC मंडीज को लिंक करता है और एक यूनिफाइड एग्रीकल्चरल नेशनल मार्केट क्रिएट करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर जाके फार्मर अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। सीड नेट है, सीड नेट जो है वो काम करता है फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन क्वालिटी सीड्स, कि कौन सा सीड की क्वालिटी कितनी बेहतर है, किस में क्या कमी है, उस पूरी इंफॉर्मेशन की, उस पूरी बातचीत की जानकारी दी जाती है इस सीड नेट के ऊपर। ई चौपाल को ITC लिमिटेड ने लॉन्च किया। ITC लिमिटेड एक वेब पेज है, उस ITC लिमिटेड ने ई चौपाल को लॉन्च किया और इस ई चौपाल पे जितनी भी फार्मर रिलेटेड फार्मिंग इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है।
मिडिल मैन की ज़रूरत ही नहीं है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये जो ई चौपाल है इसमें स्टोरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, इसके थ्रू एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि फार्मर्स को कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है उन लोगों से जहाँ से उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। तो मेजर इनिशिएटिव्स में एक तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर है, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा है। दूसरा किसान एसएमएस पोर्टल है, किसानों को वेदर रिलेटेड, सीजन रिलेटेड कोई भी जानकारी देनी है तो किसान एसएमएस पोर्टल के थ्रू ये काम किया जाता है। क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप है, आपको क्रॉप इंश्योरेंस लेना है, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, कितना डेटा है, क्या रेट चल रहा है, कितना कवरेज मिलेगा, कितना लोन अमाउंट है, वो सब की जानकारी इस पर मिल जाती है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नेम, ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एपीएमसी मंडीज को एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर नेशनल मार्केट में क्रिएट किया जा रहा है इस ई-नेम के थ्रू। सीडनेट की क्या इंपॉर्टेंस है कि क्वालिटी ऑफ सीड्स की इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है। ई चौपाल किसने डेवलप किया? आईटीसी लिमिटेड ने डेवलप किया। और ये जो ई चौपाल है ये फार्मिंग इंफॉर्मेशन देता है, ये मिडिल मैन को एलिमिनेट करता है और इसके थ्रू जो फार्मर्स हैं उनको स्टोरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर ग्रीन एग प्रोजेक्ट है, ये जो ग्रीन एग प्रोजेक्ट है इसको चलाया गया टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जो एमिशंस होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए चलाया गया ग्रीन एग प्रोजेक्ट। बेसिकली एम ये था कि हमें 1,04,070 हेक्टेयर ऑफ फार्म्स को इस स्कीम के, इस प्रोजेक्ट के अंडर लाना है और उन फार्म्स के ऊपर हमें सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट करना है, कि हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में इस 1,04,070 हेक्टेयर ऑफ फार्म्स को मैनेज करना है, सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट करना है। एंश्योर ये करना है कि 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड जितना हम सिक्विस्टर कर दें, या 49 मिलियन जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम रिड्यूस कर दें थ्रू दिस सस्टेनेबल लैंड यूज एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये जो ग्रीन एग प्रोजेक्ट है इसको 5 स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कौन कौन से? मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड। कौन से 5 स्टेट्स में ग्रीन एग प्रोजेक्ट? ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट नाम से क्लियर है, ध्यान रखना कि यहाँ फोकस किस चीज़ पे है कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर करना है। 5 स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कौन कौन से? मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड। ग्रीन एग प्रोजेक्ट, इसको फंड किसने किया है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने इसको फंड किया है। किसने फंड किया है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने इसको फंड किया है। और हमारी कंट्री में इसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ग्रीन एग प्रोजेक्ट, इसको भी दिमाग में रखना। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने बहुत सारे एआई टूल्स को भी यूज़ किया है एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाने के लिए, जैसे किसान ई मित्रा। ये जो किसान ई मित्रा है ये एआई पावर्ड चैटबॉट है, जिसके थ्रू फार्मर्स को अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो सवाल फार्मर्स इस चैटबॉट से पूछ सकते हैं, जिसका नाम है किसान ई मित्रा। नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम चलाया है। ये जो नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम चलाया गया है ये चलाया गया है टू कॉम्बैट लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रोड्यूस में नुकसान होता है उससे लड़ने के लिए नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम चलाया गया। इसमें एआई को यूज़ किया जाता है, इसमें मशीन लर्निंग को यूज़ किया जाता है इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो ये जो इनोवेशंस हैं, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सरकार लेकर आ रही है एग्रीकल्चर में इनोवेशन करने के लिए। देखो, जो मॉडर्न वाले हैं उनको थोड़ा ज़्यादा दिमाग में रखना, बाकी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए, ई-नेम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ई चौपाल के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, सीड नेट के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, फिर ग्रीन एग प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें तो ऐसी होनी चाहिए। हम पढ़ते 15 चीज़ें हैं और मुझे पता है कि 15 की 15 याद नहीं रहेंगी, लेकिन उन 15 में से अगर आप 5 भी याद कर लोगे और 5 में से 3 को भी कोट कर दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पढ़ते तो थोड़ा ज़्यादा ही हैं, बट ऑब्वियस सी बात है।
अच्छा, एक टर्म है टॉरिफैक्शन। टॉरिफैक्शन क्या है? ये एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू राइस स्टबल को बायोकोल में कन्वर्ट किया जाता है। देखो, स्टबल बर्निंग जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब हरियाणा, इसकी वजह से दिल्ली में विंटर्स के दौरान खूब सारा पॉल्यूशन रहता है। तो स्टबल बर्निंग का ये जो प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन के तौर पे टेक्नोलॉजीज़ को ढूंढा जा रहा है। एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है टॉरिफैक्शन। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली राइस का जो स्टबल है उसको बायोकोल में कन्वर्ट करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पायलट प्रोजेक्ट को फंड किया है। कहाँ पे? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे? मोहाली पंजाब में है। कौन सा इंस्टीट्यूट? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। और ये जो फंडेड है प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट, ये देख रहा है कि ये जो टॉरिफैक्शन नाम की टेक्नोलॉजी है, क्या वाकई में ये राइस स्टबल को बायोकोल में कन्वर्ट कर सकती है और इसका क्या फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसको यूज़ किया जाएगा। तो टॉरिफैक्शन, इस टर्म को भी दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। और इसके साथ आज का हमारा सेशन ख़त्म हो गया, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। लेंदी चैप्टर था लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, बिकॉज यूटिलिटी सिर्फ इकोनॉमी में नहीं है, ज्योग्राफी में भी है। इसकी यूटिलिटी आपको एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलेगी। तो इस चैप्टर को अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको काम आने वाला ही है। चैप्टर खत्म हो गया है, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।